Hello students, welcome to the class of strength of material. Student, in last class we have seen the shear force diagram of simply supported beam when the beam is under the uniform bearing load, right? और shear force diagram जो हमने बनाया था वो कुछ ऐसा बनाया था और हमने देखा था कि B पॉइंट पे जो shear force है वो कितना है WL/6 और जो पॉइंट A है उस पे शेयर फोर्स कितना आ रहा था WL/3। हमने ये भी देखा था कि ये शेयर फोर्स ज्यादा है, ये शेयर फोर्स कम है, और हमने ये देखा था कि शेयर फोर्स की जो इंटेंसिटी है फ्रॉम पॉइंट B टू A क्या हो रही है, इंक्रीज। तो जब B टू A इंटेंसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो शेयर फोर्स जो फॉलो करता है वो इंटेंसिटी के रेट को फॉलो करता है। शेयर फोर्स जो फॉलो करता है वो इंटेंसिटी के रेट को फॉलो करता है। इसका मतलब जो भी स्लोप बनेगी शेयर फोर्स डायग्राम की वो इंक्रीजिंग स्लोप रहेगी, यानी कि उसका जो नेचर होगा, उसका जो सेंस होगा वो वही सेंस होगा जो आपकी इंटेंसिटी का होता है। अगर इंटेंसिटी फ्रॉम B टू पॉइंट A इंक्रीज कर रही है तो हमारी जो स्लोप बनेगी शेयर फोर्स डायग्राम की फ्रॉम B टू A क्या बनेगा, इंक्रीजिंग स्लोप का बनेगा ग्राफ। चूंकि हम ये देख रहे थे कि ये पॉजिटिव नेचर का था, ये नेगेटिव नेचर का, तो कहीं ना कहीं शेयर फोर्स साइन चेंज करेगा। हम ये भी देखेंगे शेयर फोर्स कहाँ साइन चेंज करेगा, ठीक है। शेयर फोर्स कहाँ साइन चेंज करेगा, जहां शेयर फोर्स 0 होगा वहीं साइन चेंज करेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे शेयर फोर्स क्या है, 0 है। और हम ये भी देख चुके हैं लास्ट क्लास में कि जहां पर शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है वहां बेंडिंग मोमेंट क्या रहता है, वहां बेंडिंग मोमेंट रहता है मैक्सिमम। क्या रहता है, मैक्सिमम। तो ये पॉइंट्स है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो एक शेयर फोर्स की जो इक्वेशन आई थी मेरी वो कितनी आई थी, शेयर फोर्स की इक्वेशन आई थी माइनस के आरबी नीचे से लग रहा था और WX²/2L ये मेरा ऊपर से लग रहा था। क्लियर है, ये मेरा ऊपर से लग रहा था। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि शेयर फोर्स अपना साइन कहां चेंज करेगा, तो वहां शेयर फोर्स 0 होगा, वहां शेयर फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो माइनस के आरबी प्लस WX²/2L इजगल टू क्या होगा, 0। तो ये हो जाएगी वैल्यू WX²/2L इज इक्वल टू आरबी की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, आरबी की वैल्यू आई थी WL/6। क्लियर है, WL/6। तो यहां से W कैंसिल हो गया और ये 2 से कितना जाएगा, 3 टाइम्स। तो x² की वैल्यू कितनी आ गई, L²/3। तो x की वैल्यू हो गई L/√3। x की वैल्यू क्या हो गई, L/√3। और x हमने लिया कहां से है बच्चों, x हमने लिया है फ्रॉम पॉइंट B। ये कहां से है, फ्रॉम B, ठीक है। तो L/√3 पे शेयर फोर्स जहां 0 होगा वहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। जब हम एक पॉइंट की बात करते हैं, मैंने बताया था आपको, ठीक है, चेक करते हैं कि क्या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंशिएशन करके भी, क्या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंशिएशन करके भी ये वैल्यू आएगी, बिल्कुल आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि बच्चों शेयर फोर्स जो होता है वो होता है dm/dx। क्या होता है, dm/dx। तो अगर dm/dx मेरा 0 आ गया तो मैं ये कहूंगा ना कि बेंडिंग मोमेंट क्या रहता है, मैक्सिमम। यही तो हम करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x को क्या करेंगे, 0। क्या करेंगे, 0। तो सेम इक्वेशन आ जाएगी, देखेंगे करके। जब बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनाएंगे तब देखेंगे क्या x की वैल्यू L/√3 आ रही है। अगर आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो कुछ गड़बड़ की है। तो ये तो हमने शेयर फोर्स डायग्राम बना दिया, शेयर फोर्स डायग्राम हमारा बन गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप हमारा बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट कैसे, देखो ये मेरा एक ट्रायंगल, ये मेरा आरबी, ठीक है। आरबी पे रोलर लगे हुए, कोई बात नहीं,
आप रोलर दिखा दो तो ज़्यादा बढ़िया है, फिर आप सोचो कि सर ने उधर ही रोलर दिखाया है, यहाँ पर हिंज दिखा दिया है, ये मेरा रोलर लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये यहां से लेके यहां तक कितना था, x था, तो सेंट्रॉइड पे लगेगा इसके कितना लगेगा, WX² अपॉन 12, यही तो लगेगा सेंट्रॉइड पे। और ये वैल्यू कितनी होगी, बेस से कितना होता है 1/3। ठीक है, ये पॉइंट हमारा कितना है, इस पॉइंट को अगर आप P मान लो तो ये पॉइंट है मेरा P। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस P पॉइंट के अबाउट मूवमेंट को देखना है, क्योंकि सेक्शन मेरा यही तो है, यही तो मेरा सेक्शन है, ये मेरा लोड लगा हुआ है। ठीक, तो बेंडिंग मूवमेंट की जो इक्वेशन आएगी एट सेक्शन x कितनी आएगी, देखो दो फोर्स है, एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है। ये फोर्स नीचे से है तो ये क्या क्रिएट करेगा, सैगिंग। ये फोर्स ऊपर से है तो ये क्या क्रिएट करेगा, हॉकिंग। सैगिंग हमारा मूवमेंट क्या होता है, पॉजिटिव। सैगिंग मूवमेंट क्या होता है हमारा, पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा मैं रफ करता हूं, फिर इसको दोबारा से हम बना लेंगे। तो सैगिंग जो मूवमेंट है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा पॉजिटिव। तो बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन यहीं कर लेते हैं, फिर फिगर बना लेंगे। बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन, ठीक हो गई बात। बेंडिंग मूवमेंट देखो कितना आएगा, हमने कहा कि बेंडिंग मूवमेंट एट सेक्शन x विल बी कितना होगा, पॉजिटिव के RB इंटू x माइनस WX²/12। ये तो फोर्स हो गया और लग कितनी डिस्टेंस पे रहा है, x/3 पे। किस पे रहा है, x/3 पे। और ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, इस इक्वेशन की वैलिडिटी कहां से कहां तक होगी, फ्रॉम B टू A। ठीक है, B पे x की वैल्यू कितनी है, 0, A पे x की वैल्यू कितनी है, L। क्लियर है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट वही है। अगर कुछ नहीं है तो बेंडिंग मोमेंट कितना है, एट पॉइंट B 0 है, तो कितना है, इतना है। और जब इतना है तो x की वैल्यू 0 पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर अगेन जो बेंडिंग मोमेंट है मेरा B पे फिर 0 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली भी कह सकता था रोलर सपोर्ट है, उस पर मूवमेंट होता नहीं। फिर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट A कितना होगा, x की वैल्यू यहां कितनी है, L पुट करेंगे। RB कितना है मेरा, WL/6, x कितना हो गया, L माइनस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, WL²/12। x की वैल्यू कितनी है, L/3। ठीक है, ये L² आ जाएगा, ये भी L² आ जाएगा, ये L से एक L कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6, और ये कितना आ गया 6। यानी कि बेंडिंग मोमेंट एट A आ गया 0। बेंडिंग मोमेंट एट A आ गया 0। तो जब पहला ही 0 आ गया तो सेकंड भी क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब A पे क्या है, बेंडिंग मोमेंट 0, B पे क्या है, बेंडिंग मोमेंट 0। क्या सही है, बिल्कुल सही है। A पॉइंट पे हिंज सपोर्ट लगा हुआ है और हिंज पे बेंडिंग मोमेंट होता नहीं है, इसलिए 0 आ रहा है इक्वेशन से भी। और रोलर सपोर्ट पे भी बेंडिंग मोमेंट नहीं होता है, इसलिए वो भी 0 आ रहा है। तो मैक्सिमम कहां था, मैक्सिमम था L/√3 पे। चेक करते हैं कि चेक करेंगे वेयर विल बी दी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम इन दिस केस, राइट। तो कैसे चेक करें, व्हाट विल बी दी प्रोसीजर टू चेक दी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, राइट। तो बेंडिंग मोमेंट की जो हमने इक्वेशन लिखी है, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन x कितना है, RB इंटू x माइनस WX²/12 इंटू x/3। यही तो है हमारा बेंडिंग मोमेंट।
ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखने के लिए क्या करें कि जो बेंडिंग मोमेंट है हमारी उसकी इक्वेशन को हम dx के रिस्पेक्ट में 0 करेंगे। ठीक है, और ये वही इक्वेशन आनी चाहिए जो हमारी शेयर फोर्स की होती है। क्यों? क्योंकि बेंडिंग मोमेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो शेयर फोर्स होता है। तो देखते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। ये तो हो जाएगा आर बी, एक्स कितना हो जाएगा 1, ये क्यूब है तो 3 नीचे आएगा और स्क्वायर ऊपर आएगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा माइनस के डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आएगा माइनस के डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2l। ठीक है, माइनस के डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2l, इसकी वैल्यू 0। आर बी कितना है डब्ल्यू एल अपॉन 6 बराबर कितना होगा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2l, ये कैंसिल आउट हो गया, एल स्क्वायर हो गया, ये 3 आ गया, यानी कि इस इक्वेशन से भी हमें क्या मिल रहा है एल बाय रूट 3, यानी कि बेंडिंग मोमेंट जो है वो एल बाय रूट 3 पे मैक्सिमम होगा। बेंडिंग मोमेंट कहाँ मैक्सिमम होगा? बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा एल अपॉन रूट 3 पे, इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। क्लियर है? उस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो फाइंड आउट करते हैं जब हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे l अपॉन रूट 3, राइट, l अपॉन रूट 3। और ये बात ध्यान रखना बच्चों की, ये जो l अपॉन रूट 3 आ रहा है कहां से आ रहा है? फ्रॉम पॉइंट B से, क्योंकि सेक्शन हमने B पॉइंट से लिया है। ठीक है, सेक्शन हमने किससे लिया है? B पॉइंट से। तो मुझे मालूम है कि जो बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन x मेरा आया था, कितना आया था? वो आया था आर बी इंटू एक्स डब्ल्यू एक्स की क्यूब अपॉन 6l, ये था। ठीक है, यही तो आया था मेरा। अब मैं कह रहा हूं कि फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट x की वैल्यू कितनी है? l अपॉन रूट 3। ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? आर बी कितना है? डब्ल्यू एल अपॉन 6, एक्स की वैल्यू कितनी है? एल अपॉन रूट 3 माइनस, या जाएगी डब्ल्यू अपॉन 6l, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? एल की क्यूब अपॉन 3 रूट 3, ये वैल्यू ये आ जाएगी। ये l से l कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर, ये l खत्म हो जाएगा, 6 रहेगा ही। ठीक है, तो यहां से हम क्या करें, देखो बेंडिंग मोमेंट जो मेरा मैक्सिमम आया है, हम क्या करें, डब्ल्यू एल स्क्वायर यहाँ पे, डब्ल्यू एल स्क्वायर यहाँ है तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, 6 रूट 3 यहाँ भी है, 6 रूट 3 यहाँ भी है, तो 6 रूट 3 भी हमने कॉमन ले लिया। कितना बचा? ये पूरा बाहर आ गया, ये आ गया 1 और यहाँ से बचा 3। ठीक है, यहाँ से कितना बचा? 3। ये टर्म कितना हो जाएगा? ये टर्म हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, सॉरी 2/3। ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा? ये पूरा टर्म हो जाएगा 2 अपॉन 3, राइट। तो ये वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 9 रूट 3, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 9 रूट 3, ये मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। दिस इज माय मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, राइट। कितना होगा? डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 9 रूट 3। ये ध्यान रख लेना, कभी कभी पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, कितना आया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 9 रूट 3, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 9 रूट 3। ठीक है, शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। अब शेयर फोर्स डायग्राम इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पॉजिटिव का आ रहा है बच्चों, बेंडिंग मोमेंट मेरा किसका आ रहा है? पॉजिटिव का। ये जो डायग्राम में, सॉरी ये कैलकुलेशन में जो मेरा बेंडिंग मोमेंट आया है वो आया है पॉजिटिव। तो अब शेयर फोर्स
डायग्राम से हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसको समझना बड़ा जरूरी है, वरना सब गायब हो जाएगा। ठीक है, देखो मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम कैसा था, ये मेरा यूडीएल लगा हुआ था इस टाइप से। ठीक है, ये सपोर्ट थी मेरी रोलर सपोर्ट, और ये सपोर्ट है मेरी हिंज सपोर्ट। ठीक हो गई बात। यहां मेरी मैक्सिमम इंटेंसिटी थी स्मॉल डब्ल्यू। मैंने जो शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ किया था वो कैसा आया था, वो आया था कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा आया था। ठीक है, ये गलत बना दिया। कैसा आया था, ये इस टाइप से, ये मेरा शेयर फोर्स डायग्राम आया था। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू है L/√3। ये वैल्यू है L/√3। ठीक है बच्चों, क्लियर है। और L/√3 मेरे हिसाब से बहुत छोटा होगा, तो ये जो डायग्राम है ये थोड़ा सा आगे की तरफ बनेगा, है ना। ये जीरो लाइन है, यहां कहीं होगा L/√3, तो ये इस टाइप से बनेगा, राइट। ये इस टाइप से बनेगा डायग्राम, ये ऐसे। ठीक है, ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू होगी यहां से यहां तक, ये वैल्यू हो जाएगी L/√3। ठीक होगा। ये पॉजिटिव शेयर फोर्स होगा, ये नेगेटिव शेयर फोर्स होगा, ये WL/6 होगा और ये WL/3 होगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए क्या किए, जीरो लाइन करेंगे। ये मेरी जीरो लाइन आ गई। अब ध्यान से समझना बच्चों, देखो बी पॉइंट पे मेरा बेंडिंग मोमेंट कितना है, 0। ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, 0। और जो मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो आ रहा है WL²/9√3, वो आ रहा है पॉजिटिव का। कहाँ होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, यहां होगा जहां शेयर फोर्स साइन चेंज करेगा। तो मान लो मैंने ये कहा, ये है मेरा इतना, ये। ठीक है, अब ये बनेगा कैसा, ये क्यूबिक नेचर का बनेगा। अब देखो इसमें क्या ट्रिक है, सबसे पहले हमें क्या फॉलो करना है, शेयर फोर्स डायग्राम। ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसको फॉलो करता है, शेयर फोर्स डायग्राम को। शेयर फोर्स डायग्राम किसको फॉलो करता है, लोड इंटेंसिटी डायग्राम को। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है, दैट इज WL²/9√3। अब देखो बच्चों ये कैसा है, इसकी स्लोप कैसी है, इसकी स्लोप कैसी है, हमें क्या करना है, हमें इसकी इंटेंसिटी को देखना है। ये पहले ज्यादा है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ये फिर कम है, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। तो पहले ये ज्यादा है, फिर कम, फिर कम, यानी कि पहले बनेगी डिक्रीजिंग स्लोप। पहले क्या बनेगी, डिक्रीजिंग स्लोप। पहले ये बहुत ज्यादा है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर जीरो हुआ, फिर बढ़ना शुरू हुआ, यानी कि पहले घट गया फिर बढ़ गया। हम किसको देखेंगे, हम इसके मैग्नीट्यूड को देखेंगे बच्चों, ध्यान रखना। यहां स्लोप नहीं देखेंगे, स्लोप इससे देखी जाती है इसकी। ठीक है, तो पहले बनेगी डिक्रीजिंग स्लोप, फिर बनेगी इंक्रीजिंग स्लोप। पहले बनेगी डिक्रीजिंग स्लोप, तो कैसी बनेगी डिक्रीजिंग स्लोप, होगी ये, पहले बहुत ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। अब बनेगी इंक्रीजिंग स्लोप, तो कैसा बनेगा, ये पहले कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा।
तो ये डायग्राम बनेगा मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। और ये क्यूबिक नेचर का होगा, ध्यान रखना, ये पैराबोला नहीं है बच्चों, ये क्या है, ये एक क्यूबिक कर्व होगा। ये वैल्यू कितनी होगी, WL²/9√3, दैट इज माय बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है कि मैंने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शेयर फोर्स डायग्राम से कैसे ड्रॉ किया, राइट। और शेयर फोर्स डायग्राम मैंने लोड इंटेंसिटी डायग्राम से कैसे ड्रॉ किया है। यही कंसेप्ट चलते हैं बच्चों शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। स्लोप का कंसेप्ट नहीं जानता बच्चा, इसलिए कंफ्यूज रहता है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बनाने में। समझ में आ रही बात। तो ये है, तो ये याद रखना है आपको। क्या क्या इसमें क्या मेन पॉइंट थे, मेन पॉइंट वही थे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का ध्यान रखना है कितना है, क्योंकि ये पेपर में आ सकता है, अभी तक तो पूछा नहीं गया। खैर WL²/9√3 ध्यान रखना है आपको। ये यूवीएल के केस में है, ये किस केस में है बच्चों, ये है यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड के केस में। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के जो हमने मैक्सिमम केसेस देखे हैं, कौन कौन से देखे हैं, हमने देख लिया पॉइंट लोड, हमने देख लिया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, हमने देख लिया यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड, हमने देख लिया यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, उसको आप घर पे ट्राई करेंगे। अगर उसका डायग्राम बनाने में आप कामयाब हो गए तो समझ लेना आपको SFD PMD ड्रॉ करना आ गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके लिए होमवर्क है बेसिकली। पूरे जब तक अभी तक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लासेस शुरू हुई हैं, आज तक मैंने कभी आपको होमवर्क नहीं दिया है, ठीक है। तो ईमानदारी से बच्चों इस होमवर्क को पूरा करेंगे आप। अगर आपको चीज़ें सीखनी है तो, नहीं सीखनी तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपको इसका डायग्राम शो करना है SFD PMD का, राइट। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये दो मेरे यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड है, ये यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड मेरे दो हैं, इस टाइप से देख सकते हो आप इसे। ये जो मेरी लेंथ है, ये पॉइंट A मान लो, ये पॉइंट B मान लो, ये लेंथ है तो यहाँ हो जाएगी RB, यहाँ हो जाएगी RA, ठीक है बच्चों। ये मेरी लेंथ L है यहाँ से यहाँ तक, और ये मेरी लेंथ L है। इंटेंसिटी यहाँ है स्मॉल w, न्यूटन पर मीटर, ये मेरी इंटेंसिटी है, ठीक है। ये इस तरह से लगा हुआ है। इसका आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना, और ये भी बताना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा और कहाँ होगा। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले फाइंड वन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक। दूसरा लोकेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, थर्ड ड्रॉ SFD एंड BMD, ठीक है। क्लियर है। देखो SFD BMD ड्रॉ करने के लिए आपको ये कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, तभी ये निकलेंगे। अगर मैं ये ना पूछता तो इसको आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। क्योंकि मैंने ये आखिरी में ऑप्शन इसलिए दिया है कि मैंने सिर्फ बोला कि ड्रॉ SFD एंड BMD। फाइनली सब कैलकुलेशन करने के बाद आपको SFD और BMD बनाना है, और ये देखने में लग रही होगी प्रॉब्लम आपको इतनी बड़ी। अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे समझा है तो बहुत ईजी है इसको ड्रॉ करना। आप ये घर पे जरूर ट्राई करेंगे, आप ये घर पे जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है।
इम्पॉर्टेंट है, करवाने को मैं करवा सकता हूँ, लेकिन आप खुद ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, ये प्रॉब्लम मैंने आपको इसीलिए दी है ताकि आपके कंसेप्ट एसएफडी बीएमडी में अच्छे हों। ये प्रॉब्लम अच्छी है। ठीक है, अगर आपने इसका सही से कंस्ट्रक्ट कर लिया एसएफडी बीएमडी और कैलकुलेशन सही से कर दी, तब मुझे समझ में आता है कि आपने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कुछ सीखा है। अगर नहीं बन रहा है तो गड़बड़ है, दोबारा से रिवाइज कीजिए, वीडियो को दोबारा से पॉज करके देखिए, बार बार रिपीट करके देखिए, आपको डेफिनेटली चीज़ें समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं ओवरहैंगिंग बीम। ये ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है? ये एक्चुअली सिंपली सपोर्टेड बीम का एक स्पेशल केस है कि इसको ओवरहैंग क्यों बनाया गया। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी, कि ओवरहैंगिंग बीम बेसिकली इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, और व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओवरहैंगिंग बीम। ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। एक्चुअली क्या होता है कि मूवमेंट का कॉन्सेप्ट चलता है इसमें। जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम के हमने बेंडिंग मूवमेंट शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ किया, तो वो जो मूवमेंट आ रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम में, अगर मैं चाहता हूं कि उस मूवमेंट की वैल्यू ज्यादा ना हो या ऑलमोस्ट इक्वल टू द जीरो हो, तो मैं सिंपली सपोर्टेड बीम को चेंज कर दूंगा ओवरहैंगिंग बीम में। अगर हम सपोर्ट्स में छेड़खानी कर दें तो हम बेंडिंग मूवमेंट को वेरी करा सकते हैं। जैसे अगर कहीं मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट हो रहा है तो उसकी वैल्यू हम डिक्रीज कर सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड की, जिससे हमारी स्ट्रेसेस जो है, बेंडिंग स्ट्रेसेस, वो कम से कम जनरेट हो और बीम जो है वो फेलियर होने से बच जाए। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ड्रॉ shear force and bending moment diagram of overhanging beam when it is acting with point load at its midpoint। देखो ओवरहैंगिंग बीम कैसा होता है बच्चों। जैसे मान लो ये एक आपका बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है। मैंने क्या करना है, ये तो सिंपली सपोर्टेड बीम हुआ, मेरा मिड पॉइंट पे ही पी फोर्स लगा हुआ है। ओवरहैंगिंग में क्या करूंगा, मैं ये जो सपोर्ट है इनको मैं शिफ्ट कर दूंगा। ये सपोर्ट यहां पहुंच गई। ठीक है, मैंने इन सपोर्ट्स को फिक्स किया और इस सपोर्ट को भी उठा के मैं यहां लिया, इस सपोर्ट को उठा के भी मैं यहां लिया। तो ये जो पोर्शन कहलाता है, ये जो सपोर्ट के लेफ्ट साइड में है, ये कहलाता है ओवरहैंग पोर्शन, और ये बीम हो जाता है ओवरहैंगिंग बीम। बेसिकली ओवरहैंगिंग बीम बच्चों सिंपली सपोर्टेड बीम का ही एक स्पेशल केस है, जिसमें सपोर्ट्स एंड पे ना हो के बीच में कहीं होती हैं। ठीक है, तो मान लो ये डिस्टेंस कितनी है मेरी, ये डिस्टेंस है मेरी स्मॉल ए। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरी, ये मेरा हो जाएगा, मान लो ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, डिस्टेंस एल। ये वैल्यू कितनी हो गई, L/2। ठीक है, और ये रिएक्शन हो जाएगी RA और एक रिएक्शन हो जाएगी RB।
जितना ओवरहैंग पोर्शन लेफ्ट साइड में है उतना ही हैंग पोर्शन राइट साइड में भी है। क्लियर है? उतना ही ओवरहैंग पोर्शन राइट साइड में भी है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें? प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर सेम है। पहले हम शेयर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे, फिर हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे, फिर देखेंगे बेंडिंग मोमेंट कैसे वेरी कर रहा है। सपोर्ट्स को चेंज करके क्या बेंडिंग मोमेंट में कुछ फर्क आएगा? बिल्कुल आएगा, देखेंगे उसको कैसे करना है। राइट, तो यहां पर पॉइंट हमारे कितने हो जाएंगे? ये ए हो जाएगा, ये बी हो गया, इसको आप सी मान लो और इसको आप डी मान लो। वैसे तो पॉइंट मैं थोड़े से चेंज करता हूं, सीक्वेंस में रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको हम मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी और ये मान लेते हैं डी। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आर बी और ये हो जाएगा आर सी। तो सबसे पहले तो अननोन्स निकाल लेंगे। ठीक है, अननोन कितने हमारे? 2। तो क्या करें? फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होगी? सेम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होगी? देखो, एक फोर्स लगा हुआ है ऊपर से तो ये होगा पॉजिटिव, जो फोर्स नीचे से लगा हुआ होगा नेगेटिव, यानी कि अलजेब्रिक समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो P माइनस आर बी माइनस आर सी हो जाएगा 0, और हम ये कह सकते हैं आर बी प्लस आर सी की वैल्यू हो जाएगी P, इक्वेशन 1। अब एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट मूवमेंट को 0 कर दो, एक अननोन हमें हटाना है तो हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले सकते हैं। तो लिखेंगे टेकिंग मूवमेंट अबाउट, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी। राइट, तो जब बी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो आर बी तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, मूवमेंट इटसेल्फ तो कुछ होता नहीं। ओके, तो जब हम बी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? इक्वेशन लगाएंगे अलजेब्रिक समेशन ऑफ mz इज इक्वल टू 0, विच मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द XY प्लेन इन 2 डायमेंशन। राइट, ओके, तो जब हम आरबी के अबाउट हम मूवमेंट लेंगे तो कितना होगा? ये वैल्यू क्या क्रिएट होगी? ये सैगिंग होगा। सैगिंग क्या होता है? पॉजिटिव मूवमेंट, और इस फोर्स की वजह से क्या आएगा? हॉगिंग, और ये मिड पॉइंट पे लग रहा है, तो यानी कि आ जाएगा आर सी इंटू एल माइनस पी इंटू एल अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो जो आर सी की वैल्यू आई है वो कितनी आई हमारी? P अपॉन 2। आर सी की वैल्यू कितनी आई है? P अपॉन 2। चूंकि मुझे पता है जब आर सी भी उतनी ही डिस्टेंस पे लग रहा है जितना आर बी लग रहा है फोर्स से, तो आर बी भी कितना आ जाएगा? आर बी भी आ जाएगा डायरेक्टली P अपॉन 2, यानी कि जो रिएक्शंस हो जाएंगी वो हाफ हाफ हो जाएंगी। ये भी वैल्यू आ जाएगी P/2 और ये भी वैल्यू आ जाएगी P/2। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये भी वैल्यू आ जाएगी P/2। अब क्या करें? अब शेयर फोर्स कैलकुलेशन। शेयर फोर्स कैलकुलेशन कैसे करें? सेक्शन वाइज चलना पड़ेगा बच्चों इसमें। ये बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम अच्छी होती है ओवरहैंगिंग बीम की, इसको समझना है, ये इंपॉर्टेंट भी है और कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है। सिंपली सपोर्टेड बीम को कब हम ओवरहैंग करेंगे, ठीक है, देखेंगे। तो यहां पर हमारे सेक्शन कितने होंगे? देखो बच्चों, सेक्शन होंगे 1, एक सेक्शन यहां लिया जाएगा,
2 पॉइंट ये है, एक सेक्शन यहाँ दिया जाएगा, 2 पॉइंट ये है, एक सेक्शन यहाँ दिया जाएगा, तो 3 सेक्शन होंगे। जितने पॉइंट होते हैं उससे एक कम होता है सेक्शन। पॉइंट कितना है? 4, 1 2 3 4, तो सेक्शन होंगे 3। तो हेडिंग डालेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेशन। शेयर फोर्स कैलकुलेशन में सबसे पहले हमने सेक्शन लिया पॉइंट डी और सी के बीच में। सबसे पहला सेक्शन लिया तो शो करा x1 से, तो शेयर फोर्स एट सेक्शन x1, शेयर फोर्स एट सेक्शन x1 कितना होगा बच्चों? 0। कोई फोर्स लगा हुआ है? नहीं। इसकी वैलिडिटी कितनी होगी? इसकी वैलिडिटी होगी D2A, यानी कि x जो हमने लिया है, कहां से शुरू है हम? 0 से, कहां खत्म होंगे? A पे, 0 to A पे। यानी कि जब कुछ था नहीं तब शेयर फोर्स एट D पॉइंट पे कितना? 0, और जब कुछ है तब भी D पॉइंट पे कितना होगा? 0, क्योंकि कुछ कितना है? 0 है। कुछ कितना है? 0 है। क्लियर है? शेयर फोर्स एट पॉइंट C, यानी कि पॉइंट A पे पहुंचे, कितना है? 0। अभी एक बार कंसीडर किया है, ठीक है। अब सेक्शन लिया जाएगा दूसरा। दूसरा सेक्शन कहां होगा? दूसरा सेक्शन होगा यहां पे। अब दूसरे सेक्शन के राइट साइड में मुझे एक ही फोर्स दिख रहा है, वो है RC। तो शेयर फोर्स एट सेक्शन X2 कितना होगा? नीचे से लग रहा है, नीचे से, यानी कि माइनस के RC, इतना ही तो लगा हुआ है। और इसकी वैलिडिटी कहां से कहां तो होगी? फ्रॉम पॉइंट C to B, फ्रॉम पॉइंट C to B। C पे A की वैल्यू कितनी है? सॉरी, C पे X की वैल्यू कितनी है? C पे X की वैल्यू है A, ये C to D होगा ना। C पे X की वैल्यू कितनी है? A, क्योंकि सेक्शन हमेशा यहां से चलता है, ध्यान रखना। और D पे X की वैल्यू, सॉरी, C to B होगा ये, नॉट C to D। और B पे X की वैल्यू कितनी होगी? L प्लस A। B पे X की वैल्यू कितनी होगी? L प्लस A। ठीक है, ठीक है। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट C, पहली बार ये था, अब दूसरी बार कितना? माइनस के RC, यानी कि माइनस के P/2। तो C भी 2 बार आ गया, D भी 2 बार आ गया, अब B आएगा, B का नंबर आएगा। चूंकि ये लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो शेयर फोर्स एट B भी कितना होगा? माइनस के P/2। क्लियर है? अब एक थर्ड सेक्शन लिया जाएगा। थर्ड सेक्शन लिया जाएगा कहां पे? यहां पे। अब इस सेक्शन में देखो, ये सेक्शन कौन सा है? सेक्शन थर्ड। सेक्शन के राइट साइड में 2 फोर्स RB RC। तो शेयर फोर्स एट सेक्शन X3 कितना होगा? माइनस के RB, क्योंकि ये भी नीचे से लगा हुआ है, माइनस के RC, ये भी नीचे से लगा हुआ है। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी यहां से, कितनी आएगी? और एक शेयर फोर्स ये भी लगा हुआ है, इसको नहीं देखा हमने। एक शेयर फोर्स कहां लगा हुआ है? यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इस शेयर फोर्स का ध्यान नहीं दिया है हमने बच्चों। एक पॉइंट ये भी होगा, इस पॉइंट को E मानो, ठीक है। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है शेयर फोर्स कैलकुलेशन में। शेयर फोर्स कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी, ये छूट गया है, ठीक है। ये छूट गया है, तो इसको दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन X1 में जो सेक्शन लिया जाएगा दूसरा, वो यहां लिया जाएगा, यह आ गया X2। तो शेयर फोर्स एट सेक्शन X2 कितना होगा? बताओ, शेयर फोर्स एट सेक्शन X2 कितना होगा? ये होगा माइनस के RC। और वैलिडिटी कहां से कहां तो होगी? पॉइंट C to E। C पे X की वैल्यू कितनी है? A। E पे X की वैल्यू कितनी है? A प्लस L/2। यानी कि शेयर फोर्स एट पॉइंट C पे कितना होगा?
माइनस के आर सी यानी कि माइनस के p/2, और पॉइंट ई पे क्योंकि लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ई पे भी होगा माइनस के p/2। अब देखो मजा आएगा इसमें। सी 2 बार हो गया, डी 2 बार हो गया, ई एक ही बार हुआ है। अब चूंकि पॉइंट एक बढ़ गया है तो सेक्शन हो जाएंगे 4। ये सेक्शन गायब मत करना बच्चों, नहीं तो गलती कर दोगे आप। तो एक सेक्शन हम यहां लिया जाएगा, ये सेक्शन होगा x3। तो x3 के राइट साइड में कितने फोर्स, 1 2, यानी कि शेयर फोर्स एट सेक्शन x3 कितना आएगा, P ऊपर से लगा हुआ है और RC नीचे से लगा हुआ है, यानी कि ये वैल्यू है p/2। और इसकी वैल्यूटी कहां से कहां तक होगी, पॉइंट E टू B। E पे x की वैल्यू a+l/2, B पे x की वैल्यू a+l, ठीक है, a+l। यानी कि जो शेयर फोर्स आया है मेरा, शेयर फोर्स कहां पे, पॉइंट E पे कितना होगा, शेयर फोर्स एट पॉइंट E पे कितना है, p/2, कितना आया, p/2। और शेयर फोर्स एट पॉइंट B पे भी कितना आ जाएगा, यही इक्वेशन वैलिड करेगी, ये भी आ जाएगा p/2। अब B एक बार आया, E 2 बार आ चुका है, एक सेक्शन और लिया जाएगा, वो होगा हमारा लास्ट सेक्शन x4। यहां होगा वो, यानी कि ये जो सेक्शन लिया हुआ है इसको मानो x4, ठीक है। अब इसमें हमें कितने दिख रहे हैं फोर्स, 3। तो शेयर फोर्स एट सेक्शन x4 कितना होगा बताओ, P ऊपर से पॉजिटिव, नीचे से कितना लगा हुआ है, नेगेटिव, यानी कि P माइनस के RB माइनस के RC, ये वैल्यू कितनी होगी, 0। ये वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि ये वैल्यू p/2, ये वैल्यू p/2। इसकी वैलिडिटी कहां से कहां तक होगी, B टू A। B पे x की वैल्यू l+a, A पे x की वैल्यू l+2 है। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट B पे कितना आ जाएगा, 0, और शेयर फोर्स एट पॉइंट A पे भी कितना आ जाएगा, 0। कहानी खत्म हो गई, 0 से शुरू हुए थे, 0 पे आ गए। समझ में आ गई बात, 0 से शुरू है और 0 पे आ गए। तो जो कैलकुलेशन हमने करी उसकी समरी देखते हैं। जो कैलकुलेशन हमने की है उसकी हम समरी देखते हैं। क्या क्या है ये बताओ। शेयर फोर्स एट पॉइंट डी पे कितना था पहले, 0। शेयर फोर्स एट डी पे कितना आया, फिर 0। शेयर फोर्स एट सी पे कितना आया था, 0। शेयर फोर्स फिर सी पॉइंट पे कितना आया था, माइनस के p/2। शेयर फोर्स एट ई पे कितना आया था, माइनस के p/2। शेयर फोर्स फिर ई पे कितना आया था, पॉजिटिव के p/2। शेयर फोर्स एट बी पे कितना था, शेयर फोर्स एट बी पे कितना आया था बच्चों, शेयर फोर्स एट बी पे कितना था, यहां सेक्शन लिया था ना हमने, तो हम ये कितना मानेंगे, p/2 है ना। ये भी कितना था, p/2 आई थिंक, है ना। ई पे माइनस के p/2 था, फिर बी पे कितना था, p/2। शेयर फोर्स एट बी पे फिर कितना आया था, 0। शेयर फोर्स एट ए पे कितना आया, 0। और फाइनली जब 0 था तो दोबारा भी कंसिडर करेंगे तो 0। ये हमारा शेयर फोर्स कैलकुलेशन आ गई। अब इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। देखो
लेंथ और रिएक्शन सब मिटा देता हूँ, जगह कम है। रिएक्शन अंडरस्टूड है, आपको पता ही है क्या रिएक्शंस आई हैं, ठीक है। दिखा देते हैं फिर भी। ये कितना हो जाएगा p/2, ये कितनी है p/2, ठीक है। ये वैल्यू देखो, ये मेरी ये हो गई मेरी जीरो लाइन शेयर फोर्स की। डी पे कितना है बच्चों 0, सी पे कितना है, सी पे है 0। ये पॉइंट डी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। फिर सी पे कितना है p/2, कौन सा माइनस का, गए नीचे, ठीक है, माइनस के p/2। फिर ई पे कितना है, वो भी माइनस के p/2 है, तो ये पहुंच गए यहाँ पे। फिर ई पे कितना है पॉजिटिव के p/2, तो ये उठ जाएगा। अब एक चीज बतानी है मुझे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर बी पे कितना है p/2, बी पे कितना आया p/2। फिर बी पे कितना आया 0। फिर ए पे कितना है 0। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। ये हो गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव, दैट इज p/2, p/2। ये भी कितना है p/2, ये भी कितना है p/2। ये नेगेटिव का है, ये नेगेटिव का है, पॉजिटिव का है, पॉजिटिव का है, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से समझना, ये शेयर फोर्स हमारा कांस्टेंट चल रहा था, ये माइनस p/2 था, ये माइनस p/2 से पॉजिटिव p/2 आया। इसका मतलब एट पॉइंट ई पर शेयर फोर्स सडनली जंप हुआ है। एट पॉइंट ई पर पहले माइनस p/2 था, फिर p/2 आया, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव में गए, शेयर फोर्स ने यही साइन चेंज किया, बेंडिंग मोमेंट भी यहां मैक्सिमम होगा। और शेयर फोर्स एट पॉइंट ई पे सडनली जंप हुआ है, माइनस p/2 से सीधे p/2 हो गया। तो सडनली शेयर फोर्स कब जंप होता है, जब उस पॉइंट पे एक पॉइंट लोड लगा हुआ हो। ध्यान रखना, समझ में आ रही है बात। सडनली शेयर फोर्स कब जंप होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, when at that point shear force will be present, right। तो ये नोट पॉइंट लिखने वाली बात है कि यहां पर एक नोट पॉइंट आएगा। सिंपल सी बात है क्या, कि अगर सडनली जंप हमें मिल रहा है देखने को, सडनली अगर हमें जंप मिल रहा है किसी भी पॉइंट पे, इसका मतलब है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, पॉइंट लोड एक्ट कर रहा होगा। समझ रहे, सडनली जंप होगा अगर किसी भी पॉइंट पे सडनली जंप मिल रहा है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ होगा। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हमें सडनली जंप देखने को मिलता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक मूवमेंट लगा होगा। समझ में आ रही है बात। अच्छा, पॉइंट ई पर ही हमारा शेयर फोर्स साइन चेंज कर रहा है, इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट भी जो होगा मैक्सिमम वो पॉइंट ई पर ही होगा। ठीक है, इस केस में यहां क्या होगा, यहां होगा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। समझ में आ गई बात। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये पॉइंट जो मैंने बताया। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि सडनली जंप अगर देखने को मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, पॉइंट लोड होगा। और एक बात लिख सकते हैं नोट वाली जो मैं कह रहा हूं, एक मिनट,
एक पॉइंट और हो सकता है नोट में, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड हो गया। देखो शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, ध्यान रखेंगे। अगर मुझे सडनली जंप देखने को मिलता है, अच्छा ये जो सडनली जंप हमें देखने को मिला, किस में देखने को मिला? ये शेयर फोर्स में देखने को मिला। हम बात कर रहे हैं शेयर फोर्स की, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं? शेयर फोर्स की, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि सडनली अगर हमें जंप देखने को मिलता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर, कब, किसमें? सडनली जंप किसका? मूवमेंट का। किसका? मूवमेंट का। किस पॉइंट पर? उसी पॉइंट पर, ठीक है। समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट पे एक कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगा होगा। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। एक कंसंट्रेटेड मूवमेंट क्या कर रहा होगा? एक्ट कर रहा होगा। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी ने कहा कि मेरा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मूवमेंट एकदम से जंप किया हुआ, मूवमेंट एकदम से बढ़ गया या मूवमेंट एकदम से घट गया, इसका मतलब क्या है? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगा होगा जिसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है उस कंसंट्रेटेड मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है। अगर वो सैगिंग मिल रही है तो जुड़ जाएगा, अगर हॉगिंग मिल रही है तो घट जाएगा। ऐसे ही किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मेरे शेयर फोर्स में जंप देखने को मिला है तो ये हम समझ जाएंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे शेयर फोर्स लगा हुआ है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक शेयर फोर्स लगा हुआ है। अब ऐसे ही शेयर फोर्स कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इस केस में ज्यादा हो गया है, -p/2 से p/2 आ गया। इसका मतलब पॉइंट E पे एक पॉइंट लोड लगा है और वो लगा हुआ है P। समझ में आ रही बात? तो जहां कहीं भी मैं जंप देखता हूं तो मैं एकदम समझ जाऊंगा भाई यहां पर जंप देखने को मिल रहा है, इसका मतलब यहां एक शेयर फोर्स लगा हुआ है, एक लोड है यहां पे P, ठीक है। और कहीं जंप देखने को नहीं देखा हमने, इसलिए क्योंकि और कहीं लोड है नहीं। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे एट एनी पॉइंट क्या होगा? अगर हमें जंप देखने को मिलता है सडनली, ठीक है, और ये डिपेंड करता है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। शेयर फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम शेयर फोर्स कहेंगे कि शेयर फोर्स लगा है उस पॉइंट में। और अगर मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कंसंट्रेटेड मूवमेंट। अब कंसंट्रेटेड मूवमेंट क्या होता है? जो एक ही पॉइंट पे लगता है। जैसे ये मैंने बोल लिया कि यहां पर लगा हुआ है मूवमेंट एट E, ये कंसंट्रेटेड मूवमेंट है। कंसंट्रेटेड मूवमेंट वो मूवमेंट होता है बच्चों जिसका लेंथ से कोई लेना देना नहीं होता, वो एक पॉइंट पे ही होता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगा हुआ है। जैसे ये तो रोटेशन हो गया। अब मैं अगर इसको बेंड करूं तो ये बेंडिंग मूवमेंट तो है पर ये कंसंट्रेटेड नहीं क्योंकि लेंथ पे लग रहा है। लेकिन अगर मैं खाली एक पॉइंट की बात करूं, सिर्फ एक पॉइंट पे मैं मूवमेंट लगा रहा हूं तो वो कंसंट्रेटेड मूवमेंट हुआ। जैसे C पे, जैसे D पे मैंने लगा दिया, मान लो ये MD, ये मेरा कंसंट्रेटेड मूवमेंट हुआ, ठीक है। तो अगर किसी भी बीम में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगा है, इसका मतलब ये होगा कि वहां बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में कुछ ना कुछ जंप देखने को जरूर मिलेगा या डाउनफॉल देखने को मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों कि अगर बिटवीन टू पॉइंट्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट अगर आपको सडनली जंप देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या लगा होगा? शेयर फोर्स लगा होगा। और अगर मूवमेंट में देखने को मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगा होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको आज की क्लास जो है समझ में आई होगी। जो मैंने प्रॉब्लम दी उसको भी आप अच्छे से करें, ईमानदारी से घर पे बैठ के अच्छे से उसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएं, राइट। अभी हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि अभी इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो है वो थोड़ा सा लेंदी है, उसमें बहुत सारे सेक्शन, अभी देखो 4 सेक्शन लेंगे तब 4 इक्वेशन बनेगी, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी लंबी जाती है। और फिर मेरे को मूवमेंट ये सिंपली सपोर्टेड बीम से ओवरहैंगिंग बीम हम क्यों बना रहे हैं, फिर मुझे उसका एडवांटेज आपको समझाना है। फिर ये एक स्पेशल केस होता है सिंपली सपोर्टेड बीम का
इसी में आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर भी क्रिएट होता है, वो भी आपको समझाना है। तो ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। और जो मैंने आपको प्रॉब्लम दी है बच्चों, उसको ईमानदारी से आपको करना है, राइट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।